नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कैसे करें आम की वैज्ञानिक तकनीक से बागवानी। वर्षा जल को संरक्षण करना है जरूरी। प्रदेश के आर्थिक विकास में बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए बहुत से किसान भाई कई तरह की बागवानी करते हैं और अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं। तो इस समय प्रदेश में बागवानी से जुड़ी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसके लिए देखते हैं कार्यक्रम का यह अंश। आज कृषि चर्चा के अंतर्गत मैं आपको आम में पौधारोपण की जो तकनीक है, पद्धति है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देना चाहूँगा। इस समय जो आप किसान भाई जान रहे हैं कि बरसात का सीज़न चल रहा है, बरसात की ऋतु है और ये वृक्षारोपण के लिए, चाहे वो बागवानी के लिए हो और भी हो, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। पौधों का चुनाव और जो किस्मों का चुनाव कैसे करें, वो मुख्य तौर पर दशहरी है, नीलम है, आम्रपाली है, नीलम और दशहरी का मल्लिका क्रॉस है। इसके बाद आपका जो वैरायटी है आपकी अम्बिका है, अरुणिका है, लंगरा है, सुंदरजा है, ऐसी तमाम वैरायटी हैं या प्रजातियां हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जहाँ भी चयन करें आप, वहाँ जो नर्सरी हो वो बड़ा रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, तो पौधे स्वस्थ हों, निरोगी हों, कीट पतंगों का उसमें प्रकोप ना हो और दूसरी चीज़ बीमारियों का भी प्रकोप ना हो। और अगर आप प्राइवेट नर्सरी से आप पौधे लेते हैं तो आप पहले आश्वस्त हो जाएं कि इस तरह की हमें सब चीज़ें वहाँ मिलेंगी जो हम चाह रहे हैं। किसान भाइयों, आम का नया बाग लगाने के लिए भूमि का चयन कर उचित आकार के गड्ढे बनाकर संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, प्रजाति के सेलेक्ट करने के बाद में हम खेत में पौधों को कैसे लगाएं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहली चीज़ ये है कि हम भूमि का चयन कैसे करें। हमें ऐसी जगह भूमि का चुनाव हो जो भूमि उर्वर हो और जिसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, जिसमें जीवाश्म की मात्रा अच्छी हो। उसके साथ साथ दोमट भूमि हो और भूमि में और तरह के कंकड़ पत्थर न हो तो और भी अच्छी चीज़ है। अब ये निर्णय करने के बाद में फिर हम पौधा का गड्ढा तैयार करते हैं और जो गड्ढा बनाते हैं वो गड्ढा प्रायः 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा और 1 फीट लंबा, उस हिसाब से गड्ढा खोद लेते हैं। और गड्ढा खोदने के बाद में उसकी मिट्टी निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में अब हम उसमें अपनी तरह से मिट्टी तैयार करके भरते हैं। तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक मैटर जो है या जो कंपोस्ट खाद है, उस खाद को प्रति गड्ढे के हिसाब से 5 से 6 किलो हम खाद लेते हैं। उसके साथ साथ में हमें प्रति गड्ढे के हिसाब से 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास का भी मिक्सचर तैयार करके मिलाना चाहिए, जिससे हमें यदि पौधे में और पोषक तत्वों की नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी है तो पूर्ति हो जाती है। गड्ढा पूरी तरीके से भरें और इससे हमारा पूरा गड्ढा तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों, आम के बाग से अच्छा फल उत्पादन प्राप्त करने के लिए कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी का तो ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ पौधरोपण तकनीक पर भी विशेष ध्यान देना होगा। तो आप कैसे करें इन कार्यों को, आइए जानते हैं। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आपने प्रजाति का जो चयन किया है उसके हिसाब से पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी रखी जाएगी। इसका जो ग्रोथ वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, उस प्रजाति के लिए हम पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी जो है 10 मीटर के आसपास रखते हैं।
अब क्या है कि अब जो नई पद्धति आ रही है, जहाँ सघन पद्धति की बात हो रही है, और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मल्लिका है, आम्रपाली है, जिनके पौधे छोटे होते हैं, 6 मीटर इंटू 8 मीटर के हिसाब से रखते हैं, तो लगभग 200-208 के आसपास पौधे 1 हेक्टेयर में लगाते हैं। और भी छोटी प्रजाति की जो प्रजातियां हैं, जैसे हमने आपको मल्लिका बताया, आम्रपाली बताया, उनमें 5 मीटर बाई 5 मीटर का हम रखते हैं, तो लगभग 400 पौधे 1 हेक्टेयर में हम लगा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, प्रजाति के हिसाब से हम प्लांट टू प्लांट या पौधे से पौधे और उसकी लाइन से लाइन की दूरी हम रखते हैं। अब गड्ढा तैयार हो जाने के बाद हम पौधे को लगाएंगे कैसे। पौधे को जब हम नर्सरी से या पौध रोपड़ी से हम पौधे खरीद लाए, रखने के बाद हमने रख लिए, उन जो बॉल होती है या जो जड़ पोर्शन होता है पौधे का, बड़े सावधानी से वो या तो पुआल में या किसी चीज़ में या पॉलीथीन में लपटे हुए होते हैं, सावधानी से खोलना चाहिए, जिससे जड़ों का कम से कम नुकसान हो या बिल्कुल नुकसान ना हो। और उसे खोलने के बाद में हम पौधे को बीच में गड्ढा बनाते हैं और उस पौधे को हम उस गड्ढे में रख देते हैं, और रखने के बाद में सावधानी से उसके आसपास की मिट्टी को हम दबा देते हैं। पौधे लगने के बाद में हमें पौधे जब लगाते नए पौधे होते हैं, उनका तना उतना मजबूत नहीं होता है, तो उन पौधों को लगाने के बाद हमें सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है। तो सहारा के लिए हम बाँस के जो खपच्चे कहते हैं या बांस का जो टुकड़ा होता है, लंबे लंबे टुकड़े होते हैं, तो जब हम पौधा लगाते हैं तो पौधे के बगल में लकड़ी को सावधानी से लगा देते हैं और उसको धागे से बांध देते हैं, सहारा देते हैं। आम के नए बागों में खरपतवार का अधिक प्रकोप होता है, तो आप इसका नियंत्रण कर जल प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। उसके बाद जो बरसात का सीज़न होता है तो प्रायः हमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि बरसात के सीज़न में पानी बरसता रहता है। यदि आवश्यकता महसूस होती है कि पानी नहीं बरस रहा है, तो हम 7-8 दिन के अंतर से या 15 दिन के अंतर से कर देते हैं। और उसके बाद अब जो प्रश्न आता है, ये सब होने के बाद में खरपतवार नियंत्रण का अब बात आती है। यदि पौधे के सामने आसपास जब कोई खरपतवार पैदा होता है, घास होती है, तो हम उसे खुरपी से समय समय पर निराई गुड़ाई करते हैं। तो उससे 2 लाभ ये होते हैं, एक तो उसमें हमें हवा, जो जड़ों में हवा मिलती है, एयरेशन जिसे कहते हैं, हवा मिलती है जड़ों को, वो मिलती रहती है और पौधे की वृद्धि अच्छी होती है, और निराई गुड़ाई से खरपतवारों को हम नियंत्रित कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, पौधे की वृद्धि के हिसाब से उसे पूरा जो पोषक तत्व हैं वो मिलते जाते हैं। बारिश का पानी खेत से बहकर नदी नालों द्वारा समुद्र में चला जाता है। यदि हमारे किसान भाई इस वर्षा जल का सही तरीके से संग्रहण कर लें तो खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई जल की व्यवस्था हो जाएगी। तो कैसे करें वर्षा जल संग्रहण, इस बारे में जानते हैं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो भी बरसात का पानी है वो खेत का पानी खेत में ही रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज़मीन में अगर डाल देंगे तो वो पानी एक तो सुरक्षित रहेगा, जब ज़रूरत होगी निकाल लेंगे, और आगे जो भूजल स्तर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने में हम कुछ सक्षम हो पाएंगे, कुछ योगदान दे पाएंगे। वर्षा जल संग्रहण के लिए उपयुक्त स्थान हर गांव में कहीं न कहीं ऐसा क्षेत्र, ऐसा जगह मिल जाता है जहां की काफ़ी क्षेत्र का पानी बरसात के दिनों में इकट्ठा होता है। उसके एकत्रित होने से जो एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उस जगह की फसल जो है मर जाती है। उस दशा में हम किसान भाइयों के सलाह दें कि उस स्थान पर जो सबसे नीचा स्थान है जहाँ पानी एकत्रित होता है, वहाँ रिचार्ज स्ट्रक्चर लगाएं, जिससे कि हम वो बरसात का पानी जो कि अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छी गुणवत्ता का होता है, उसको नीचे डालकर उसको हम सुरक्षित एक ट्यूफर में जमा कर लेंगे। उस रिचार्ज स्ट्रक्चर से उतारते हैं तो ये ध्यान रखें कि उस समय या तो पूरे एरिया में बहुत पानी हो, ताकि यदि कोई दवाई या कोई चीज़ का छिड़काव हुआ तो वो जो है वो उसकी सांद्रता बहुत कम हो जाए, या अगर उस स्थिति में न डालें, कभी दवाई वाई कभी खेत में डाली गई हो, कोई ऐसा ट्यूबवेल जो कि उस क्षेत्र का वाटर टेबल नीचे जाने के वजह से खराब बंद पड़ा हुआ है और पाइप लगी हुई है, तो उसका इस्तेमाल सबसे सुरक्षित है, क्योंकि उसमें हम पानी
एक्वीफर में वहाँ डालते हैं जहाँ से हम पानी नहीं निकालते हैं, वो सूखा हुआ है, लेकिन चूंकि वो कई सालों तक चला तो वहाँ रेसे बने हुए हैं, पानी का भंडारण संभव है और वो पानी सुरक्षित रूप से पहुँचेगा। तो आप एक तरह से उपयोग भी कर लेंगे और कोई इन्वायरमेंटल खतरा भी नहीं होगा। तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया, नया स्ट्रक्चर लगाना है तो उसके लिए जो नया बोर बनाना पड़ेगा और बोर बनाने के बाद सबसे पहले उसकी हौदी बनाएंगे। हौदी बनाने के बाद नीचे एक रिचार्ज आर्म बनाते हैं, उसके ऊपर हम फिल्टर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा बरसात के दिनों में पानी में मिट्टी और बहुत से कचड़े घुल के आते हैं। बरसात के पानी के साथ जो भी कचरा आ रहा है उसको छान के बाहर करना है, उसको रोकना है, उसको अंदर नहीं जाने देना है। उसके लिए हम फिल्टर लगाते हैं, छन्नक इकाई लगाते हैं। छन्नक इकाई में हम क्या करते हैं कि नीचे बड़े बड़े बोल्डर, उसके ऊपर छोटी बजरी और सबसे ऊपर रेत की परत डालते हैं। और रेत की परत जो है कम से कम 2.5 फीट मोटी होनी चाहिए। बरसात के तो तुरंत बाद इसको साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा कचरा ऊपर रोक देती है। पहली बरसात के बाद तुरंत हटा देना चाहिए, उसके बाद तो ये सीजन निकाल देती है। ऊपर वाले 10 से 15 सेंटीमीटर जो रेत है उसको निकाल के धो के वापस दोबारा डाल देंगे तो यह स्ट्रक्चर काम करता रहेगा। दूसरी प्रकार के जो हमने बताया कि जो बंद पड़े ट्यूबवेल हैं उनमें सबसे कम खर्चा आता है, उसमें कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि आपका ट्यूबवेल ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके ऊपर केवल फिल्टर छानने की एक इकाई बनानी है। छानने के लिए यही फिल्टरिंग यूनिट बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्यूबवेल ऊपर की जगह पर होता है, वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होता है, लेकिन आसपास अगर 20, 25, 50 मीटर दूर अगर कोई नीची जगह है जहाँ से पानी इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ से हम पाइप के द्वारा उस ट्यूबवेल तक ला सकते हैं और छन्नक इकाई उस नीचे स्थान पर बना के और रिचार्ज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हम ऐसे स्थान का पानी नीचे न जाने दें जो पहले से प्रदूषित हो, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया के पास लगाने से हमें प्रदूषण का खतरा रहता है, इसलिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। गांव के पास बिल्कुल हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली देखा गया है कि गांव का जो डोमेस्टिक सीवेज है, जो गांव का कचरा है, वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जहाँ भी पानी उपलब्ध है वहाँ पानी नीचे डाल के हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के फायदे। देखिए, आपको बताएं कि जो छत पे पानी इकट्ठा होता है उस पानी का रिचार्ज किया जा सकता है और भारत सरकार का बहुत जोर है इस पर। आपने सुना होगा रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग करके, इसमें जो अर्बन स्टेट्स की जो भी स्कीम्स चल रही हैं उसमें ताकि अनिवार्य रूप से आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है और ये सबसे सुरक्षित तरीका है। छत पे किसी भी प्रकार के प्रदूषण का खतरा सबसे कम होता है। 1000 वर्ग फीट की छत से एक बरसाती मौसम में लगभग 1 लाख लीटर पानी जमीन के भीतर उतारा जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में 6.95 pH वैल्यू का पानी मिलता है। यह पानी की गुणवत्ता के मामले में आदर्श माना जाता है। जमीन के नीचे पानी कम होने से उसमें फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतनी आसान तकनीक है कि इसमें केवल पीवीसी पाइप और फिल्टर की जरूरत पड़ती है। ज़्यादातर शहर में कंक्रीट और इससे सब चीज़ ढक गया है तो रिचार्ज बहुत कम हो गया, सब बह के बाहर निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो यदि उनका हर घर में एक छोटा सा इसी प्रकार का रिचार्ज स्ट्रक्चर लगा दें, बहुत बड़े स्तर पर करने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में अगर 2-2.5 इंच साइज का, 3 इंच साइज का भी एक रिचार्ज स्ट्रक्चर लगा दें हैंडपम्प की साइज का, तो उसके द्वारा रिचार्ज करके हम अपना योगदान भूजल संवर्धन में कर सकते हैं। जल कैसे बचाएं? जितने जल की जरूरत हो केवल उतना ही इस्तेमाल करें। पानी के इस्तेमाल के बाद नल को कसकर बंद कर दें। जरूरत के मुताबिक ही नल को खोलें। नल लीक करने की स्थिति में मिस्त्री को तुरंत बुलाकर ठीक कर। हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव भानपुर, जिला भोपाल के किसान गुंजन कुमार ने।
आप खरीफ मौसम में सूरजमुखी की बुआई पर जानकारी चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सबसे पहले सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी की खेती के बारे में। तो सूरजमुखी एक ऐसी तिलहनी फसल है जिनमें 40 से 50% तेल मिलती है और इसमें पुफा नामक एक अमाइनो एसिड रहता है जो कि उच्च रक्तचाप वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसका फ़ायदा दुगना है, सिर्फ एक के लिए नहीं। तो आइए हम बात करते हैं इसकी प्रजाति यानी कि वैरायटी के बारे में। इसके जो प्रजाति है 2 भाग में बांटा गया है। पहली है सामान्य प्रजाति, दूसरा है हाइब्रिड। सामान्य प्रजाति में आता है TNAU SUF 7, GAU SUF 15। ये जो दोनों वैरायटी है ये ड्यूरेशन कम लेती है, 80 से 90 दिन में हो जाती है ये, और इसका पैदावार थोड़ा सा कम है, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अभी बात करेंगे हम हाइब्रिड यानी कि संकर वैरायटी के बारे में। संकर जो जाति है उसमें है ज्वालामुखी, PAC 36, PAC 109, कोयम्बटूर 2। ये जो प्रजातियां है इसका यील्ड होते हैं 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और इसका ड्यूरेशन ले लेता है 90 से 100 दिन तक। इसमें ध्यान रखने वाली एक बात है कि इसका जो बीज होगा संकर वाला आपको हर साल नया लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैदावार नहीं मिलेगी। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 125 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP और 70 किलोग्राम MOP प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की 40 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष यूरिया का प्रयोग आप खड़ी फसल में 2 बार में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। और उसके साथ और एक ध्यान रखने वाली विशेष जो बात है ये है कि सल्फर ये कि तिलहन फसल होने की वजह से सल्फर देना बहुत ही आवश्यक है ताकि आप पैदावार अच्छा ले पाए। तो इसके लिए आपको 2 kg सल्फर प्रति हेक्टेयर मिला दीजिएगा जब आप लास्ट जोताई करते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके सीड ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको जो सनफ्लावर का बीज है ये थोड़ा हार्ड होते हैं, तो इसको पहले आप 1 रात तक पानी में भिगो के रखें। उसके बाद इसको आप फंजीसाइड जैसे कि थीराम से भी आप ट्रीट कर सकते हैं। तो 3 ग्राम थीराम पर kg सीड में मिला के ट्रीट कीजिए। उसके 24 घंटे बाद आप इसको राइजोबियम या PSB मीन्स फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। और एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जब फंजीसाइड से इसको ट्रीट करेंगे उसके 24 घंटा बाद ही आप बायो फर्टिलाइजर से ट्रीट करें। जहां तक बीज दर की बात है तो इसकी संकुल प्रजातियों का 12 से 15 किलोग्राम और संकर प्रजातियों का 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बीजों की बुआई लाइनों में करें, जिसमें लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। जब हम फसल को लगा देते हैं खेत में, इस बुआई की 10 से 15 दिन के बाद हमारी खरपतवार आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर खरपतवार आना शुरू हो जाते हैं उसको हटा दीजिए हाथ से। और उसके बाद क्या कीजिए, हटाने के साथ साथ और जो जरूरी काम है वो है थिनिंग माने क्या है कि एक जगह में कभी कभी बहुत सारा बीज लग जाते हैं जिससे कि 4-5 पौधा एक ही जगह में उग जाते हैं। तो इसीलिए जब आप वीडिंग करेंगे, खरपतवार हटाएंगे, उसके साथ साथ पौधा को प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करके लगा दीजिए। सूरजमुखी फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी रहेगी।
ये जो फसल है इसमें कीट और पतंग और थोड़ा सा कुछ जो विशेष बीमारियां है उसके बारे में आइए चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले है इसका जो कीट, वो है हेड बोरर। तो ये कैपिटोलियम जो बोरर वो एक पिल्लो है, एक लार्वा है जो कि पहले नीचे की पत्ती का जो मुलायम पत्तियां है उसमें बैठकर उसको खा लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये फूल की तरफ बढ़ जाते हैं और फूल में घुस के एक टनल बना के सारे बीजों को खा जाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए आप क्लोरोफाइरिफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप जैविक विधि से इसका उपचार करना चाहते हैं तो नीम तेल का जो 5 ml प्रति लीटर मिला के इसका उपचार कर सकते हैं। अब लास्ट और एक बात आप किसानों से हम आग्रह करना चाहते हैं, ये कि जब आप सनफ्लावर की खेती कर रहे हैं तो खेत में जब फूल आना शुरू होता है तो मधुमक्खी की बक्सा आप वहाँ पे रख सकते हैं। उससे क्या होगा, उसमें पोलिनेशन अच्छी होगी सनफ्लावर में और आपका पैदावार भी ज़्यादा होगी। और आपका इससे 2 फायदा होगा, एक तो है आपका पैदावार होगी सूरजमुखी का अच्छा, और दूसरा है कि आपको मध भी मिलेगी जो आप बाद में सेल कर सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर मेरी सारी बातों को आप अमल कीजिएगा तो आप 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर यील्ड ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।